जान लगा दीजिए। क्या जबरदस्त सैलरी आपको मिल जाती है, आसानी से एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। एक से एक डिपार्टमेंट है, आपकी लाइफ एकदम अच्छे से सेटल हो जाएगी। उसके लिए आपको कट ऑफ बताऊं क्या रहती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वे टू सक्सेस पर। दोस्तों, काफी सारे लोग मुझे हमेशा बोलते रहते हैं ना कि कोई ऐसी वैकेंसी के बारे में बताओ जो कि अपने आप में सबसे बेस्ट हो, जिसको हम प्रॉपर टारगेट करके उसके लिए तैयारी कर सके और सिलेक्शन भी ले सके। देखिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको केवल एक वैकेंसी के बारे में बताऊंगा जो कि अब तक की सबसे बेस्ट वैकेंसी मानी जाती है। हर साल ये वैकेंसी आती है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वैकेंसी के बारे में आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप वो चीजें नहीं जानते इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जो मैं आपको बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, रियली में अगर आप इस वैकेंसी को अपना गोल बना लो तो आपके पास एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब होगी। और फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेने के बाद आपकी लाइफ एकदम अच्छे से सेटल हो जाएगी। इतनी जबरदस्त ये वैकेंसी होती है। तो आज मैं आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग A to Z कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, इसलिए पहले ही बता दो किन किन चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले इस वैकेंसी की इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले इसके सिलेक्शन प्रोसीजर को देखेंगे, साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, कट ऑफ क्या रहती है, सिलेक्शन होने के बाद इन हैंड सैलरी क्या मिलती है, जो प्रोफाइल यानी कि आपको काम क्या करना होता है, कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग मिलती है, जॉब लोकेशन क्या रहती है, प्रमोशंस के कितने चांसेस है, कितने दिन के बाद प्रमोशन होता है, किस पोस्ट के ऊपर आपको इसमें प्रमोशन मिलता है। तो सभी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपका इतना सभी डाउट इस वैकेंसी रिगार्डिंग नहीं छोड़ने वाला हूं, क्योंकि अब से आपको इसी वैकेंसी को अपना गोल बनाना है अगर आपको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब और कम समय में चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, पूरी डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही डिसाइड करता है कि आप एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो या फिर नहीं। फ्रेंड्स, जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हो तो कैसे करते हो? जब कोई वैकेंसी निकल आती है, फॉर्म अप्लाई कर देते हो, तब आप उसके लिए तैयारी करना स्टार्ट करते हो, या फिर आपको पता होता है कि 1 साल बाद ये वैकेंसी आएगी या फिर 6 महीने बाद ये वैकेंसी आती है, मैं पहले से ही इसके लिए तैयारी करना स्टार्ट कर देता हूं और जब एग्जाम आएगा मैं अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लूंगा और एग्जाम को क्रैक कर लूंगा। अब अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करते हो कि वैकेंसी आएगी, पहले से ही प्रिपरेशन में लग जाते हो उसको अपना गोल बना के, तो आप डेफिनेटली एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। और फ्रेंड्स, रियली में तैयारी करने का यही एक सही तरीका होता है। आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि आपके माइंड में गोल क्लियर होना चाहिए। तो इतनी देर से मैं जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूं वो है SSC CHSL रिक्रूटमेंट, जिसके थ्रू हर साल लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सोर्टिंग असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है। फ्रेंड्स, आप जरूर जानते होंगे इस वैकेंसी के बारे में, लेकिन जो चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं जो कि इस वैकेंसी में सिलेक्शन दिलाने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, वो आप नहीं जानते होंगे। इसलिए वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और स्किप मत करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक ग्रुप सी की क्लरिकल जोन की वैकेंसी है, जिसके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसी होती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हर साल इसके अंदर लगभग 6000 के आसपास निकलती है, जिसके लिए हर साल लगभग 30 लाख कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं। देखा आपने कितनी डिजायरेबल वैकेंसी है। फ्रेंड, 2019 के लास्ट में ये वैकेंसी आई थी, मार्च में एग्जाम होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन हो गया। अब एग्जाम अगस्त में होगा। फ्रेंड, जिनका एग्जाम है, अपॉर्चुनिटी मत खोइएगा, जान लगा दीजिए। लेकिन जिन लोग के हाथ में ये अपॉर्चुनिटी नहीं आई थी उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 2020 की अपॉर्चुनिटी फिर से आपके हाथ में आने वाली है। 2020 में इसके लिए जो नए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 30 नवंबर 2020 से होने वाली है, SSC के ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो ये डेट अपने माइंड में बैठा लीजिए। और जो आपका ऑनलाइन CBT एग्जाम होगा वो लगभग मार्च 2021 तक होने वाला है। तो फ्रेंड, देखिए आपको कितना टाइम मिल रहा है, तो इसी टाइम को अपना टारगेट, अपनी लाइफ का गोल बना लीजिए, क्योंकि यही एक सबसे सुटेबल वैकेंसी है जो कि आपको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब दिला सकते हैं। वैकेंसी आने के इतने दिन पहले मैं आपको अवेयर कर रहा हूं, तो फ्रेंड तैयारी में लग जाइए। इस बार आपको ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने नहीं देनी है। फ्रेंड्स, फॉर्म फीस के बारे में बात करें, OBC जनरल के लिए 100 रुपए होते हैं, ST/SC फीमेल के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं होती। एज लिमिट के बारे में बात करें तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 18 to 27 ईयर एज लिमिट मांगी जाती है। एज जो आपकी कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जनवरी 2021 तक होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने 12th पास किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो ईजी सा है, 3 स्टेज में कंप्लीट
कंप्लीट किया जाता है, पहले आपका सीबीटी होगा जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के अंदर, आगे बताऊंगा। सेकंड स्टेज में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है 100 मार्क्स का। थर्ड स्टेज में आपका केवल टाइपिंग टेस्ट होता है जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, इजी सा आप आसानी से क्रैक कर लोगे, आगे मैं आपको बताऊंगा। पहले स्टेज फर्स्ट के बारे में बात करें, इसमें आपका एक सीबीटी होगा, 4 सेक्शन में डिवाइड किया होता है, जिसमें से एक आपका रीजनिंग होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, मैथमेटिक्स होता है, इंग्लिश होता है। हर एक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं, इसीलिए एक सब्जेक्ट 50 मार्क्स का हो जाता है। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के अंदर आते हैं। 60 मिनट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए दिए जाते हैं। 0.50 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। अब ये एग्जाम दूसरे एग्जाम से डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर 100 क्वेश्चन के लिए 200 मार्क्स दिए जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग बाकी एग्जाम से थोड़ी ज्यादा है, 0.50 की। टाइम ड्यूरेशन भी दूसरे एग्जाम के मुकाबले काफी कम है, केवल 60 मिनट में आपको सोल्व करना होता है। इसलिए इन 3-4 चीजों के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना पड़ेगा अभी से इसके एग्जाम होने तक, तो आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। बस इन चीजों का ध्यान रखना, इनके ऊपर अपनी पकड़ बना लीजिए। एग्जाम लेवल के बारे में बात करें तो बिल्कुल मॉडरेट लेवल का रहता है। 50% एग्जाम का पार्ट बिल्कुल इजी लेवल का रहता है, आप आसानी से क्लियर कर लोगे। और जो 50% पार्ट होता है एग्जाम का वो थोड़ा मीडियम मॉडरेट लेवल का होता है, जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, वरना आप आसानी से क्रैक कर जाओगे। कुछ नहीं होता फ्रेंड्स एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा। अभी जाइए डाउनलोड करिए, एनालाइज करिए और प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊं एग्जाम के लिए, इंग्लिश के ऊपर फोकस करिए और थोड़ा जनरल अवेयरनेस के अंदर करंट अफेयर और जनरल साइंस के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम को ऐसे आप क्रैक कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्रेंड्स टीयर फर्स्ट जो आपका एग्जाम होगा उसके लिए आपको कट ऑफ बताऊं क्या रहती है, जो लास्ट ईयर 2019 में गई थी। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 135 गई थी, ओबीसी वालों के लिए 133 गई थी, एससी कैटेगरी वालों के लिए 110 गई थी, एसटी कैटेगरी वालों के लिए 99 गई थी और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए 127 गई थी। जो डेटा एंट्री ऑपरेटर वाली पोस्ट है उसके लिए कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाती है, ये आप साइड में देख ही सकते हैं, क्योंकि पोस्ट भी थोड़ी हाई लेवल की है। आगे मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है 2018-19 के टीयर फर्स्ट एग्जाम के लिए थी, कट ऑफ हमेशा इसी के आसपास रहती है, थोड़ी बहुत ऊपर चली जाती है, 5 या 6 मार्क्स थोड़ी बहुत नीचे चली जाती है, तो हमेशा इतनी रहती है। तो आपको ये कट ऑफ अपने माइंड में रख के प्रिपरेशन करने की, मुझे इससे ज़्यादा स्कोर करना है, ये कट ऑफ अप्रोक्स जाती है और मुझे इससे ऊपर स्कोर रखना है, तभी आप सिलेक्शन दे पाओगे। तो फ्रेंड्स कट ऑफ बनाने का केवल यही पर्पस था कि आप एक प्रॉपर टारगेट अपने माइंड में सेट कर सको। तो फ्रेंड्स अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो फर्स्ट स्टेज को, उसके बाद आप सेकंड स्टेज में एंटर कर जाओगे, जो कि केवल डिस्क्रिप्टिव पेपर है, यानी कि जिसमें आपको रिटन में लिखना होता है, अपने हाथ से लिखना होता है, जिसमें एक आपका ऐसे होता है, एक लेटर होता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर टोटल 100 मार्क्स का होता है। अगर आप इसकी सेकंड स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हो, फिर आपको थर्ड स्टेज यानी कि टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पर आप हिंदी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। इंग्लिश की अगर आप टाइपिंग करोगे तो 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। अगर आप हिंदी की टाइपिंग करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। एक्यूरेसी लगभग 95% इसमें आपकी रहती है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप इसकी थर्ड स्टेज को भी क्वालिफाई कर लेते हो, फिर बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की, यानी कि फाइनल कट ऑफ की, जो कि आपकी टीयर फर्स्ट एग्जाम और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के मार्क्स को कंबाइन करके बनती है। यानी कि टीयर फर्स्ट एग्जाम 200 मार्क्स का था, डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका 100 मार्क्स का था, तो फाइनल कट ऑफ आपकी 300 मार्क्स में से बनेगी। तो मैं आपको बताऊं 2017 और 18 वाले एग्जाम की जो फाइनल कट ऑफ थी वो क्या रही थी। जनरल कैटेगरी की 227 थी, ओबीसी की 224 थी, एससी कैटेगरी की 210 थी और एसटी कैटेगरी की 206 कट ऑफ रही थी। उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं थी। तो फ्रेंड्स ये कट ऑफ रहती है, हमेशा अप्रोक्स इतनी ही रहती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। वो डिपेंड करता है कि एग्जाम में कितने कैंडिडेट प्रेजेंट थे या फिर एग्जाम का लेवल क्या था या फिर नॉर्मलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स फाइनली बात करते हैं पोस्ट के बारे में, किसमें आपको कौन सी पोस्ट कैसे मिलती है। इसमें टोटल 5 पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है। एक आपकी इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क होती है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सोर्टिंग असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर। फ्रेंड्स पोस्ट मिलना 100% डिपेंड करता है फाइनल कट ऑफ के ऊपर। पांचों ही पोस्ट की जो कट ऑफ रहती है, मेरिट लिस्ट रहती है, वो डिफरेंट रहती है।
डेटा एंट्री ऑपरेटर की हाईएस्ट कट ऑफ जाती है सबसे ज़्यादा, उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क की, शॉर्टिंग असिस्टेंट की, पोस्टल असिस्टेंट की, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, इनकी उससे कम रहती है। तो फ्रेंड्स आपको हाईएस्ट मार्किंग लानी पड़ेगी, हाईएस्ट स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको अपनी फेवरेट पोस्ट चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट पोस्ट की कट ऑफ भी डिफरेंट होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। बात करते हैं सैलरी के बारे में कि कौन सी पोस्ट के ऊपर रहकर आपको इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल सैलरी आपकी क्या रहेगी। जो फ्रेंड्स आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, इसके ऊपर आपकी इनिशियल सैलरी लगभग 25,000 रहेगी और जो फाइनल सैलरी हो जाती है वो लगभग आपकी 65,000 तक हो जाती है। तो ये आपकी सैलरी है। और जो आपकी पोस्टल असिस्टेंट है, शॉर्टिंग असिस्टेंट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, उसकी इनिशियल सैलरी लगभग 28,000 के आसपास रहती है और फाइनल सैलरी लगभग आपकी 83,000 के आसपास हो जाती है। तो देखा आपने क्या जबरदस्त सैलरी आपको मिल जाती है। और ये जो मैंने आपको सैलरी बताई ये विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस है, यानी कि जितने भी अलाउंसेस ऐड करके मैंने आपको ये सैलरी बताई है। बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद आपको किसी भी पोस्ट के ऊपर काम क्या करना पड़ेगा। फ्रेंड्स नाम से ही पता चल जाता है ये क्लरिकल पोस्ट है। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होती है किसी भी पोस्ट के ऊपर, तो आपको हमेशा ऑफिस में रह के क्लरिकल काम करना पड़ेगा, यानी कि कंप्यूटर के ऊपर आपको फाइल वगैरह का काम करना होता है। तो फ्रेंड्स फाइनली बात करते हैं डिपार्टमेंट्स और जॉब लोकेशन के बारे में, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट यहाँ पर मिल सकते हैं और आपकी जॉब लोकेशन क्या रह सकती है और आपको डिपार्टमेंट कैसे मिलते हैं, यानी कि किस बेसिस पर मिलते हैं, आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो चलिए ये भी आपका डाउट क्लियर कर दूं। फ्रेंड्स बात करें आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कि यार एक सिंपल क्लर्क की पोस्ट है, क्या डिपार्टमेंट हो सकता है, बताऊं कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसमें आपकी पोस्टिंग होती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इसमें आपकी पोस्टिंग होती है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होती है। इनकम टैक्स, कस्टम, एक्साइज में आपकी पोस्टिंग होती है। इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होती है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, जिसमें शॉर्टिंग असिस्टेंट या फिर पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। साथ ही जो डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट है उसमें आपका कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट के डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होती है। तो देखा आपने क्या जबरदस्त डिपार्टमेंट, टोटल 26 से 27 आपके डिपार्टमेंट होते हैं पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स एक से एक डिपार्टमेंट है। सबसे पॉजिटिव पॉइंट इस वैकेंसी का मुझे यही लगता है कि यार भले ही क्लर्क की पोस्ट है लेकिन डिपार्टमेंट तो आपको एक से बढ़कर एक मिलते हैं। फ्रेंड्स फाइनली बात करते हैं कि इसमें आपको डिपार्टमेंट कैसे मिलता है, साथ ही जॉब लोकेशन क्या रहती है। फ्रेंड्स डिपार्टमेंट का मिलना और जॉब लोकेशन 100% डिपेंड करती है फाइनल कट ऑफ के ऊपर कि आपके मार्क्स कितने हैं। जब आपका इसमें फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा ना तो आपके पास एक लिस्ट आएगी जिसमें सभी डिपार्टमेंट होंगे, साथ ही उनकी लोकेशन रहेगी कि ये डिपार्टमेंट है और ये लोकेशन है, और आपकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग यानी कि जितने आपके मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपके डिपार्टमेंट्स की अवेलेबिलिटी दिखाएगा कि आपके मार्क्स इतने हैं तो आपके लिए ये डिपार्टमेंट हैं अवेलेबल, ये जॉब लोकेशंस है। अब आपको अपनी प्रेफरेंस देनी होगी कि मुझे ये डिपार्टमेंट पसंद है या फिर ये जॉब लोकेशन पसंद है, मुझे ये डिपार्टमेंट दूसरे नंबर पे है, फिर तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो ध्यान रखना है जब भी तैयारी करो तो फुल जी जान लगा के करो कि मुझे हाईएस्ट स्कोर करना है। फाइनली बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में जो कि है प्रमोशंस। किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन लेने के बाद आपका प्रमोशन कितने साल के बाद किस पोस्ट के ऊपर होगा। अगर आप लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन ले लेते हो तो लगभग 4 साल या फिर उससे ज्यादा आपका सिलेक्शन होगा अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर। अगर आप जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर ले लेते हो सिलेक्शन तो आपका सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होगा। अगर आप पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन ले लेते हो तो आपका ऑफिशियल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होगा। और अगर आप शॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन ले लेते हो तो आपका पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ डिटेल थी प्रमोशन से रिलेटेड जो कि मैंने इकट्ठा करने की कोशिश की। तो ये प्रोसेस होता है आपका प्रमोशंस का। मिनिमम 4 से 5 साल तो आपको सेम पोस्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके बाद प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी आती है। डिपार्टमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि प्रमोशंस कितने साल बाद हो रहे हैं या फिर प्रमोशंस के फॉर्म निकलते हैं डिपार्टमेंट के अंदर।
तो ये आपका परफॉर्मेंस को देखते हुए भी आपको प्रमोशन मिल जाता है, या फिर पीछे से ही डिपार्टमेंट में प्रमोशंस की अनाउंसमेंट आती है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको प्रमोशन मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट वीडियो ऑन एसएससी सीएचएसएल रिक्रूटमेंट। फ्रेंड्स सच बताना, क्या आप ये सभी चीजें इस वैकेंसी रिगार्डिंग जानते थे? और ये भी कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप इस वैकेंसी को अपनी लाइफ का गोल बना के चल रहे हो, आपने अभी से इस वैकेंसी के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया? क्योंकि फ्रेंड्स ये मेरा बिलीव है, अगर आप अभी से इस वैकेंसी को गोल बना लेते हो, फिर आपको इस वैकेंसी को क्रैक करने से कोई रोक ही नहीं सकता। फ्रेंड्स सेल्फ कॉन्फिडेंट बनिए कि हाँ मुझे ये क्रैक करनी है और मैं क्रैक करके रहूंगा। बस फ्रेंड्स यही चीज होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। पसंद आई तो लाइक के बिना मत जाइएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अब आप वे टू सक्सेस 5 को इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।